बच्चों हम क्लास 12 की गणित का अध्याय 10 सदिश बीजगणित वेक्टर अलजेब्रा का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने प्रश्नावली 10.3 के प्रश्नों को हल करना सीखा है। बच्चों आज के इस सेशन में हम दो सदिशों का सदिश गुणनफल अर्थात वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों क्या होता है वेक्टर प्रोडक्ट, उसके बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं। तो आइए देखते हैं। बच्चों दो सदिशों का सदिश गुणनफल, जैसे कि नाम से ही पता है कि हमने दो वेक्टर लिया, दोनों वेक्टर कौन से हैं, सदिश वेक्टर, अर्थात एक वेक्टर हमने ए लिया और दूसरा वेक्टर बी लिया, और इन दोनों वेक्टरों से जो राशि प्राप्त होती है वो भी एक सदिश राशि प्राप्त होगी, अर्थात इसको हम बोलते हैं दो सदिशों का सदिश गुणनफल, और जिसको हम ए क्रॉस बी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, जिसका मान ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर का परिमाण साइन थीटा और एन कैप होता है। वैसे हमने वहाँ पे अदिश गुणा में देखा था ए डॉट बी, अर्थात ए वेक्टर बी वेक्टर कोस थीटा के बराबर होता है, तो वहाँ पे दिशा का बोध नहीं था। परंतु बच्चों यहाँ पे ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर का परिमाण साइन थीटा और एन कैप आएगा, अर्थात एन कैप एक मात्रक सदिश है जो कि उसकी दिशा को प्रदर्शित करता है। तो बात करते हैं कि इसकी दिशा को कैसे प्रदर्शित करते हैं। उसके लिए हम दक्षिणावर्त पद्धति का नियम करते हैं। तो बच्चों पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये हमारे पास में एक दक्षिणावर्त पद्धति का स्क्रू का नियम है। हम बात करते हैं एक स्क्रू को लेकर के, देखिएगा ये हमारे पास में एक स्क्रू है। अब बच्चों इस स्क्रू का जो ये पहला हिस्सा है ये वाला उसका एक्स वाई तल है, और इसके जो ये वाला हिस्सा है वो जेड एक्स का दिखाता है, उसका अर्थ उसके लंबवत तल है। तो बच्चों इस स्क्रू को हम कसते हैं, तो हमारे अंगूठे और अंगुली की सहायता से हम इसको कसते हैं, अर्थात हम यूँ पकड़ करके इस स्क्रू को यूँ पकड़ के ऐसे घुमाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसका एक्स का हिस्सा वाई पे एक्स एक्स वाई एक्स पे ले आते हैं, तो ये ऐसे घूमेगा, अर्थात ये ऐसे एक्स एक्स, ये अंगूठा उसको एक्स एक्स को और ये अंगुली वाई एक्स को दिखाए। तो हम एक्स को पकड़ के इसके तल को एक्स वाई तल को पकड़ करके हम इसको स्क्रू को कसते हैं, तो ये स्क्रू दीवार के अंदर जाता है। तो दीवार के अंदर जाएगा, वो उसको दिशा को प्रदर्शित करेगा, और ये उसका एक्स वाई उसको ये उसका तल दिखाएगा, अर्थात यहाँ पे देखो बच्चों ये एक्स वाई तल है और इसके लंबवत ये जेड है, ये उसकी दिशा को दिखाएगा। तो इसको बोलते हैं पेच नियम, दक्षिणावर्ती पेच नियम। और बच्चों दूसरा ध्यान दीजिए, ये इंपॉर्टेंट है दिशा निकालने के लिए, इसका हम महत्व लिखेंगे, इसको हम बहुत काम में लेते हैं। देखिएगा अपने राइट हैंड से इस प्रकार हम पकड़ते हैं राइट हैंड को कि जहाँ पे ए से बी तक का घुमाव है वो कोण होता है, ए से ए वेक्टर और बी वेक्टर इनके बीच का जो कोण है वो थीटा होता है। वो थीटा इस अंगुलियों के माध्यम से दिखाएगा, ये थीटा, ये अंगुलियां जिसका कोण कहाँ पे दिखा रहा है, ए से बी है या बी से ए है, और ये अंगूठा है वो उसकी दिशा को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से हम उसकी दिशा प्रदर्शित निकाल सकते हैं। ए क्रॉस बी की दिशा उसकी कहाँ होगी, अगर ए से बी है या बी से ए है, बी से ए होगा, तो जैसा वहाँ पे थीटा होगा वैसे हम अब अंगुलियों को उसके साथ रखेंगे तो वो उसकी हमें दिशा दे देगा, वो उसकी एन कैप प्राप्त होगी। तो देखो बच्चों यही बात यहाँ पे दिया हुआ है, ये अंगुलियाँ उसकी कोण को दिखाएगी जो कि ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ होगा या बी से ए होगा, और जहाँ पे अंगूठा होगा वो उसकी दिशा को दिखाएगा बच्चों, और इसी को हम कहते हैं दक्षिणावर्ती पद्धति नियम। तो इसकी सहायता से हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की दिशा का पता कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है और कैसे हम इसको सोल्व करते हैं। तो देखिएगा बच्चों, मान लेते हैं हमारे पास में एक वेक्टर है ए, वो जो है नॉन जीरो के बराबर है, शून्य के बराबर नहीं है, और दूसरा वेक्टर लिया बी, वो भी हमारे पास में शून्य के बराबर नहीं है, जिसको हम बोलते हैं शून्येतर सदिश। अब देखिए बच्चों, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर वो प्राप्त होता है हमें ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर का परिमाण साइन थीटा, और ये एन कैप उसकी दिशा को दिखाएगा। तो ऐसे हम ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं बच्चों। अब देखिएगा ये उसके परिमाण को दिखाएगा और ये एन कैप उसकी दिशा को दिखाएगा, और ये दोनों मिलके ही हमें पता है एक सदिश प्राप्त होता है। इसीलिए हम बोलते हैं दो सदिश, एक सदिश ये सदिश और ये दूसरा सदिश। तो दो सदिशों का क्या है, गुणा किया हमने तो क्या राशि प्राप्त हो गई, हमें एक सदिश राशि ही प्राप्त होती है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं।
या इसको बोलते हैं अपन क्रॉस प्रोडक्ट। सदिश गुणन। ठीक है बच्चों, तो अब आगे बात करते हैं एक क्रॉस, इसकी बात करते हैं एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर का परिमाण साइन थीटा एन कैप की बात करते हैं। तो देखिएगा, दो शून्येतर सदिश जिसकी हम बात कर चुके हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर का सदिश गुणनफल ए क्रॉस बी से दिखाया जाता है, निर्दिष्ट किया जाता है, और जिसको हम ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर का परिमाण साइन थीटा एन कैप के रूप में परिभाषित किया है, जहां पे थीटा ए और बी के बीच का कोण है। ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो ये थीटा क्या होगा, इन दोनों के बीच का कोण कहलाता है, जिसको हम बोलते हैं थीटा, और इसका मान हमारे पास में 0 से लेकर के पाई के बीच का होता है। देखिएगा बच्चों, थीटा का मान हम 0 से पाई के बीच लेते हैं, और ये एन कैप है, एक मात्रक सदिश है जो कि सदिश ए और बी के लंबवत होता है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, सदिश ए और सदिश बी, तो यहाँ पे थीटा देखो ये ए से बी की तरफ घुमा हुआ है, तो हमें अपने अंगुलियों को कहाँ रखना है, ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ लगना है, तो ये दिशा देगा, ये अंगूठा उसकी दिशा को दिखाएगा, अर्थात एन कैप को दिखाएगा। अगर ये देखिए बच्चों, अगर उल्टा होता यहाँ पे, ये अंगूठा बी से ए की तरफ होता तो अंगूठा नीचे की तरफ है, अर्थात तब ये दिशा एन कैप की नीचे होती, क्या होती, माइनस एन कैप। इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिएगा, इस प्रकार ए और बी तथा एन कैप एक दक्षिणावर्ती पद्धति को निर्मित करता है। ए और बी के बीच का कोण थीटा, ए से बी का कोण ये थीटा हो जाएगा, और ये उसकी दिशा को दिखाएगा, और यही क्या है, दक्षिणावर्ती पद्धति है। ठीक है, अर्थात दक्षिणावर्ती पद्धति से ए से बी की तरफ घुमाने पर हमें एन कैप की दिशा में चली जाती है, ये हम बात कर चुके हैं। यदि a बराबर 0 अथवा b बराबर 0 हो तब थीटा परिभाषित नहीं होगा। इसको समझिए बच्चों, हमें पता है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर का परिमाण साइन थीटा एन कैप होता है। यदि ए वेक्टर 0 है, यदि ए वेक्टर इक्वल टू 0 हो, इसलिए तो ए वेक्टर का परिमाण निकालेंगे वो भी 0 के बराबर हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे रखते हैं इसको मान, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 0, बी वेक्टर का परिमाण साइन थीटा एन कैप, और 0 से कोई भी संख्या मल्टीप्लाई हो रही है तो क्या प्राप्त होगा, 0 ही प्राप्त होगा। तो अर्थात हम कह देंगे कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर, कब, जब ए या बी दोनों में से कोई एक क्या हो, 0 हो। तो देखो बच्चों, या तो ए वेक्टर 0 के बराबर है अथवा बी वेक्टर 0 के बराबर है, तब हम थीटा को परिभाषित नहीं कर सकते, तब हम थीटा को परिभाषित नहीं कर सकते। इस स्थिति में हम ए क्रॉस बी 0 परिभाषित करते हैं, ये हम प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं, इसके कुछ निष्कर्ष क्या होता है जब हम निकालते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर का परिमाण साइन थीटा एन कैप होता है। तो इस फॉर्मूले से क्या क्या निष्कर्ष निकलते हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखिएगा, पहली चीज़ तो साफ ही दिख रही है हमें कि ये सब दो सदिश हैं, और जो प्राप्त राशि प्राप्त हो रही है, जो हमें परिमाण प्राप्त हो रहा है, उसमें भी परिमाण प्लस दिशा दोनों है, अर्थात ये भी क्या है, एक सदिश है। इसलिए हम कह देंगे एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एक सदिश है। ठीक है बच्चों, अब दूसरी बात देखिए, यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, तब भी ए बी 0 के बराबर होगा। कब होगा, यदि और केवल थीटा का मान कब हो सकता है, इस स्थिति में थीटा अगर 0 डिग्री है तो हमें ये पूरा 0 हो जाएगा। एक तो हमने देखा अभी पहले कि यदि ए वेक्टर 0 के बराबर है अथवा बी वेक्टर 0 के बराबर है, दोनों में से कोई वेक्टर 0 के बराबर है, तो हम ए क्रॉस बी 0 के बराबर होगा। दूसरी कंडीशन आप देख रहे हैं, यदि ये 0 के बराबर नहीं है फिर भी ए क्रॉस बी 0 के बराबर होगा। कौन सी स्थिति में, जब थीटा 0 हो, क्योंकि यहां हम थीटा 0 रखेंगे तो साइन 0 का मान 0 प्राप्त होगा, तो ये पूरी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर। अर्थात हम कह देंगे कि ए क्रॉस बी 0 होगा। कब होगा, जब ये दो सदिश, एक सदिश ए और दूसरा सदिश बी एक दूसरे के समानांतर हो, थीटा 0 हो, या हम कह सकते हैं एक दूसरे के संरेख हो। तो देखो बच्चों, यही बात यहाँ पे लिखी हुई है।
ए वेक्टर बी वेक्टर दो शून्यता सदिश हैं, तब ए बी जीरो होगा यदि और केवल यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के समानांतर हैं, अर्थात संरेख हैं, या हम कह सकते हैं थीटा जीरो है। तब ये क्या होगा, ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो, या हम लिख सकते हैं कि ए वेक्टर कब होगा, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के समानांतर हो, या हम उसको कह सकते हैं संरेख हो। ये दोनों स्थितियों में थीटा का मान क्या होता है, जीरो होता है। इसलिए इस फॉर्मूले में यहाँ पे साइन जीरो रखते हैं, साइन जीरो का मान जीरो होता है, इसलिए ए क्रॉस बी जीरो के बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा इसी कंडीशन को लेते हैं जब थीटा बराबर जीरो हो। पर अब की बार हमने एक वेक्टर ए लिया और दूसरा वेक्टर बी ए लिया। वहां पे क्या लिया था, एक वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बी लिया था। अब की बार हमने एक वेक्टर ए लिया, दूसरा वेक्टर बी ए लिया, अर्थात दोनों वेक्टर क्या है, सेम है, समानांतर हैं और संरेख हैं। इसलिए इसी स्थिति में भी क्या हो जाएगा, साइन थीटा जीरो, थीटा की वैल्यू जीरो, इसलिए साइन जीरो, और इसलिए पूरा जो वैल्यू है वो क्या देगा, ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक साइन थीटा एन कैप। जब साइन का मान जीरो है, साइन थीटा जीरो है तो जीरो देगा, इसलिए पूरा वैल्यू क्या देगा, जीरो, इसलिए ए क्रॉस ए जीरो के बराबर होगा। अब दूसरी स्थिति देखो, यदि बच्चों थीटा इक्वल टू पाई हो, अर्थात 180 डिग्री हो, और 180 डिग्री पे भी साइन 180 पे भी ये मान जीरो के बराबर देता है, अर्थात इस स्थिति में भी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर का परिमाण साइन 180 एन कैप, ये क्या देगा, जीरो देगा। परंतु यहाँ पे बी क्या होगा, जब उसकी ए वेक्टर के विपरीत हो, उसी साइड में विपरीत हो, अर्थात ए वेक्टर क्रॉस माइनस ए वेक्टर होगा, तब हम लिखेंगे उसको साइन 180 और ये जीरो के बराबर हो जाएगा। तो पहली कंडीशन में साइन जीरो होगा, तब हम बोलेंगे ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर जीरो के बराबर होगा। और दूसरी कंडीशन में हम बात करेंगे जब साइन थीटा इक्वल टू कितना हो, पाई हो, अर्थात 180 डिग्री हो, तो उस स्थिति में भी ए वेक्टर क्रॉस माइनस ए वेक्टर इक्वल टू जीरो, क्योंकि वेक्टर ए यहाँ पे है, ये ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर है ये माइनस ए वेक्टर, और दोनों के बीच का कोण कितना हो गया, 180, और इस फॉर्मूले में अपन रखेंगे तो ये क्या मान देगा, जीरो के बराबर देगा। ठीक है बच्चों, तो यही बात यहाँ पे हमें लिखा हुआ है, ए क्रॉस ए जीरो और ए क्रॉस माइनस ए जीरो, ये बात कर चुके हैं, थीटा जीरो थीटा पाई, यहाँ पे थीटा होगा पाई, क्योंकि प्रथम स्थिति में थीटा जीरो है और द्वितीय स्थिति में सेकंड पोजीशन में थीटा पाई है, और दोनों ही स्थितियों में साइन का मान जीरो होता है, इसलिए ए क्रॉस ए जीरो और ए क्रॉस माइनस ए इक्वल टू जीरो के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं, यदि थीटा अपने पास में यहाँ पे थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो, फॉर्मूला हमें दे रखा है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर का परिमाण साइन थीटा एन कैप। यदि इस फॉर्मूले में हम थीटा बराबर 90 डिग्री रखते हैं, अर्थात पाई बाई 2 रखते हैं, और साइन पाई बाई 2 का मान हमें पता है, साइन पाई बाई 2 या 90 डिग्री का मान 1 प्राप्त होता है, ये हम जानते हैं। तो यहाँ पे रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर ही मिलेगा, अर्थात जब थीटा क्या हो, पाई बाई 2 हो, तो ए क्रॉस बी का मान ए वेक्टर के परिमाण और बी वेक्टर के परिमाण के बराबर होगा, क्योंकि साइन पाई बाई 2 पे मान देता है 1। तो बच्चों देखिएगा, तो ऐसी स्थिति में जब थीटा जीरो हो, वहाँ पे साइन थीटा जीरो हो, तो वहाँ पे साइन जीरो का मान जीरो होता है, और जब थीटा क्या हो, पाई बाई 2 हो, तो वहाँ पे साइन पाई बाई 2 का 1 होता है, अर्थात इस स्थिति में क्या है, संरेख हैं, और इस स्थिति में क्या है, एक दूसरे के लंबवत हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ पे कि आई क्रॉस आई, अर्थात यहाँ पे थीटा क्या हो गया, जीरो हो गया, तो ये क्या मान देगा, जीरो। ऐसे यहाँ पे बात करेंगे कि आई क्रॉस जे, यहाँ पे थीटा क्या हो गया बच्चों, लंबवत हो गया, अर्थात यहाँ पे प्राप्त होगा हमें के वेक्टर। ठीक है बच्चों, तो यही बात यहाँ पे दी है कि हमें 2 और 3 से, जो हमने पढ़ चुके हैं, 2 और 3 से परस्पर लंबवत मात्रक सदिश आई जे के हैं। कौन से सदिश है, ये है मात्रक सदिश है आई जे के। तो इसके लिए हम पाते हैं, यहाँ पे देखो बच्चों, आई क्रॉस आई, थीटा क्या हो गया, जीरो, इसलिए इसका मान जीरो। ऐसे जे क्रॉस जे, थीटा क्या हो गया, जीरो, तो साइन जीरो का मान जीरो, इसलिए ये भी जीरो। ऐसे ही के क्रॉस के, यहाँ पे थीटा क्या है, जीरो, इसलिए साइन जीरो जीरो देगा और इसका मान जीरो।
और यहाँ पे देखो बच्चों आई क्रॉस जे थीटा क्या हो गया यहाँ पे, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, अर्थात इस स्थिति में थीटा साइन पाई बाई 2 का मान 1 देगा। तो ए वेक्टर बी वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो यहाँ से देखिए बच्चों आई क्रॉस जे, ये आई क्रॉस जे लंबवत है, तो दिशा जो प्राप्त होगी में एन कैप वो ये वाली प्राप्त होगी इसके लंबवत। ऐसे यहाँ पे देखिए अगर जे क्रॉस के होता तो ये वाला के कैप प्राप्त, आई कैप प्राप्त होगा। तो यही लिखा है आई क्रॉस जे इक्वल टू के कैप। ऐसे ही जे क्रॉस के इक्वल टू आई कैप के, ऐसे ही के क्रॉस आई, ये के क्रॉस आई जे कैप के बराबर होगा। तो ये कब की स्थिति होगा, जब थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 होगा। अब जब थीटा इक्वल टू 0 होगा तब आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे के क्रॉस ए 0 के बराबर होगा, और यहाँ पे आई क्रॉस जे के बराबर, जे क्रॉस के आई के बराबर और आई के क्रॉस आई जे के बराबर प्राप्त होगा जब थीटा 90 डिग्री का होगा। ठीक है बच्चों, और ये है उसका चक्रीय नियम, चक्रीय क्रम। ये इंपॉर्टेंट है, इसको क्रम को हमें ध्यान में रख के हमें इसको सोल्व करना है, क्योंकि ये हम बात कर चुके हैं जब ए क्रॉस बी होगा यहाँ पे तो ये उसकी दिशा दिखाएगा, बी क्रॉस ए होगा तो थीटा माइनस होगा। अर्थात हमें पता है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर होगा। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं। देखिएगा सदिश गुणनफल की सहायता से दो राशियां ए और बी के बीच का कोण थीटा है, तो हम साइन थीटा का भी मान निकाल सकते हैं। देखिए बच्चों, इसको पहले तो हम जानते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर का परिमाण साइन थीटा एन कैप होता है। अभी हमें साइन थीटा का मान चाहिए, अर्थात साइन थीटा चाहिए, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे दोनों तरफ परिमाण ले लेते हैं, मोड ले लेते हैं। इसलिए देखिएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो यहाँ पे मोड लेंगे, ये तो ऑलरेडी परिमाण है, तो मोड लेंगे तो दिशा आउट हो जाएगी, दिशा नहीं मिलेगी, अर्थात हमारे पास में केवल मिलेगा ए वेक्टर बी वेक्टर साइन थीटा। हमें साइन थीटा निकालना है, तो साइन थीटा इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का परिमाण अपॉन ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर का परिमाण, ये प्राप्त होगा। तो इसकी सहायता से हम साइन थीटा का मान निकालेंगे, और हमें थीटा चाहिए, यहाँ से थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का परिमाण अपॉन ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर का परिमाण, ऐसे हम निकाल सकते हैं। वैसे हमने वहाँ पे भी अदिश गुणा में भी देखा था बच्चों, अदिश गुणा में भी अदिश गुणनफल में भी देखा था हमने, वहाँ पे था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर का परिमाण कोस थीटा था, तो वहाँ पे कोस थीटा निकाला हमने, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर का परिमाण, इसकी सहायता से हम अदिश गुणनफल में थीटा निकाल सकते हैं। परंतु यहाँ पे हम सदिश गुणनफल की बात कर रहे हैं, तो साइन थीटा इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का परिमाण बटे ए वेक्टर का परिमाण और बी वेक्टर के परिमाण के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं। देखिएगा, यदि सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नहीं होता, ये बिल्कुल सत्य बात है, ये हम बार बार बात कर चुके हैं कि यहाँ पे अगर हमारे पास में ए वेक्टर 1 है और एक वेक्टर है बी, और इन दोनों के बीच में कोण है थीटा, और उसके लिए हम बात करते हैं कि ए से बी की तरफ है, ये इसका कहाँ पर है, ए से बी की तरफ है, तो दिशा निकालनी है, तो हम दक्षिणावर्त पद्धति से यहाँ पे ये दिखाएगा, अंगुलियाँ उसको थीटा को दिखाएगी जहाँ ए से बी की तरफ झुकाव है, और ये अंगूठा उसकी दिशा को दिखाएगा। अगर यही चीज़ बी से ए की तरफ हो जाता, बी से ए की तरफ, अर्थात ऐसे हम बात करते बी से ए की तरफ, तो अब दिशा क्या हो जाएगी, दिशा इसके विपरीत साइड में हो जाएगी, अर्थात माइनस एन कैप होगा। तो हम कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन नहीं करता। तो यही बात यहाँ पे दिया हुआ है कि ए क्रॉस बी बराबर होगा कब, माइनस बी क्रॉस ए के, क्योंकि इसको बराबर करना, इसकी दिशा ऊपर है, इसकी दिशा माइनस ये है, तो माइनस से कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, अर्थात एक क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन नहीं करता। इसलिए ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, और ये क्यों होता है ये हम यहाँ पे बात कर चुके हैं। देखिएगा, वास्तव में ए क्रॉस बी क्या है, ए का परिमाण बी का परिमाण साइन थीटा एन कैप है, जहाँ ए और बी एन ए
बी और एन कैप एक दक्षिणावर्त पद्धति से, ये बात कर चुके हैं, ये ए बी ये दक्षिणावर्त पद्धति से ये दिशा दिखाएगा अंगूठे को, और वैसे बी से ए को होगा तो दिशा अपोजिट दिखाएगा। तो इस पद्धति से निर्मित करता है थीटा ए से बी की तरफ चक्रीय क्रम में होती है। वो हम बात कर चुके हैं अभी जस्ट कि ये हमारे पास में चक्रीय क्रम है, ये आई कैप, जे कैप और ये के कैप। तो इस चक्रीय क्रम से हम दिशा निकालते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं। जब बी क्रॉस ए करते हैं तो यहाँ पे उसी फॉर्मूले से बी इसका परिमाण साइन थीटा, अब की बार हमने जो दिशा ली है वो है n1 लेते हैं, क्योंकि अब की बार क्या है, बी से ए की तरफ है, बी से थीटा कहाँ है, बी से ए की तरफ है, तो बी से ए की तरफ है अर्थात यहाँ से बी से उल्टा हो जाएगा, तब अंगूठा नीचे हो जाएगा, अर्थात ये दिशा हो गई उसकी विपरीत हो गई उससे। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, वहाँ पे माइनस लगाते हैं। तो ये दक्षिणावर्त पद्धति नियम अपने यूज कर लिया, अर्थात थीटा बी से ए की तरफ चक्रीय क्रम में होता है, बी से ए की तरफ में जो चक्रीय क्रम में होता है, तो ये बी से ए की तरफ तो थीटा नीचे, जब ए से बी होगा, ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ तो थीटा ऊपर की तरफ होगा, वहाँ पे हमने एन कैप से दिखाया। जब चक्रीय क्रम में बी से ए होगा तो थीटा नीचे होगा, सॉरी एन कैप दिशा नीचे होगी, तो उसको हमने माइनस एन कैप से दिखाया। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा हुआ है। अतः यदि हम ये मान लेते हैं कि ए से बी, ए और बी दोनों एक ही कागज़ के तल में है, तो एन और एन1, एन कैप और एन1 दोनों कागज़ के तल के लंबवत होगा। एक कागज़ के तल के ऊपर होगा तो एक कागज़ के तल के अंदर होगा, अर्थात हम कह सकते हैं कि एन1 बराबर माइनस ये एन1 एन कैप बराबर माइनस एन कैप, ये हम कह सकते हैं। तो इसी की सहायता से हमने यहाँ पे लिखा कि ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, क्योंकि इसका मान किसके बराबर होता है, यहाँ पे देखो बच्चों, ये होता है ए वेक्टर बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप। यहाँ पे हमने लिखा ये बी वेक्टर ए वेक्टर साइन थीटा, और इसकी दिशा हमने लिया n1 कैप, और हम जानते हैं इसकी दिशा विपरीत है, इसलिए n1 कैप इक्वल टू माइनस n1, इसलिए यहाँ पे हमने माइनस लगा, और इसकी जगह हम लिख सकते हैं a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, और इसकी जगह हम लिख सकते हैं b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर, और ये माइनस ऐसे कैसे। तो देखिएगा यहीं पे लिखा हुआ है कि n1 n कैप इक्वल टू माइनस n कैप के, ये क्यों है, ये देखा कि एक ही कागज़ के तल में है, जब a से b की तरफ होगा तो दिशा उसकी ऊपर की होगी, जब b से a की तरफ होगा तो दिशा नीचे होगी, इसलिए n1 कैप इक्वल टू माइनस n1। तो इसकी सहायता से हम कह सकते हैं कि a क्रॉस b इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, और इसी की सहायता से हम आई जे के जो चक्रीय क्रम है उसका फॉलो करते हैं। देखिएगा ये है आई कैप, जे कैप और ये के कैप, अर्थात यहाँ से अगर उल्टा जाएंगे अपन के क्रॉस जे, तो ये चक्रीय क्रम का विपरीत हो गया, अर्थात बी क्रॉस ए हो गया, इसलिए हम क्या लगाएंगे माइनस आई कैप, इसी की सहायता से। ऐसे ही देखो बच्चों, आई क्रॉस के हो गया, तो यहाँ से वो चक्रीय क्रम से विपरीत हो गया, अर्थात इस बार क्या मिलेगा माइनस जे कैप। और देखिए यहाँ से जे आई क्रॉस जे, ये तो चक्रीय क्रम में है, उल्टा ले जाएंगे अपन जे क्रॉस आई, तो ये चक्रीय क्रम तो ऐसे था, ये उधर चला गया, तो ये क्या हो जाएगा ए क्रॉस बी माइनस ए बी से, इसलिए माइनस के कैप। तो इसकी सहायता से हम ये लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं, देखिएगा वही बात जो हम पढ़ चुके हैं कि जे क्रॉस आई इक्वल टू माइनस के, ऐसे ही के क्रॉस जे इक्वल टू माइनस आई, और ऐसे ही आई क्रॉस के इक्वल टू माइनस जे। इसको ध्यान रखना है बच्चों चक्रीय क्रम को, ये आई जे और ये के। अगर आई क्रॉस जे होगा तो इस चक्रीय क्रम में है, तो ए क्रॉस बी की साइड से लिखेंगे के कैप। अगर ऐसे है तो यहाँ से हो जाएगा जे क्रॉस आई, तो ये उल्टा हो गया, इसलिए ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस ए क्रॉस बी, तो यहाँ से माइनस के। ऐसे यहाँ पे देखो विपरीत है, तो आई क्रॉस के, तो ये होगा माइनस जे। ऐसे यहाँ पे देखिए
क्या है k क्रॉस j, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे -i। ठीक है बच्चों, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, जब हम a क्रॉस b निकालें सारणिक की सहायता से तो इसका उपयोग लेते हैं वहाँ पे, तो इसको अच्छे से देख लेना है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं, यदि a और b त्रिभुज की संलग्न भुजाओं को निरूपित करते हैं तो बच्चों, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो सदिश है, मान लो तो एक सदिश है ये a वेक्टर और एक ले लेते हैं अपन b वेक्टर, तो इनके द्वारा जो बनने वाला त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल, इसका एरिया क्षेत्रफल वो प्राप्त होता है 1/2 a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर के परिमाण के बराबर होता है इसका एरिया। और ये कैसे निकालते हैं उसको देखिए बच्चों। मान लेते हैं कि ये हमारे पास में एक त्रिभुज है, ये है a वेक्टर और ये है b वेक्टर, ये है a b c। तो यहाँ पे अब आपको दिया भी हुआ है, इससे देख लेते हैं बच्चों। देखो ये चीज़ है, यहाँ पे ये हमारे पास में b वेक्टर है और ये हमारे पास में एक a वेक्टर है, तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 परिमाण a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर के। तो बच्चों हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल तो क्या होता है, यहाँ से हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है, इसलिए 1/2। अब देखिए यहाँ पे, देखिए इस फॉर्मूले में देखते हैं, आधार यहाँ पे ये आधार है इस त्रिभुज का, तो इसकी लंबाई निकालनी है आधार की, तो ये इसका परिमाण हो जाएगा, तो यहाँ पे तो लिख देंगे उसका परिमाण। तो बच्चों देखिए यहाँ पे लिख देते हैं उसका परिमाण, आधार की जगह लिख देंगे b वेक्टर का परिमाण इंटू ऊंचाई। और ऊंचाई के लिए यहाँ पे देखिएगा बच्चों, ये इसकी ऊंचाई ले लेते हैं, यहाँ पे इसको लंब डाल देते हैं, AB रेखा पे जो C पे मिलता है, तो ये CD उसकी क्या हो जाती है, ऊंचाई होती है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं उसकी ऊंचाई। देखिएगा CD, और CD का मान निकालने के लिए हम साइन थीटा का यूज करते हैं। हम जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण होता है, और साइन, इसलिए साइन थीटा इक्वल टू, अब लंब है यहाँ पे जो लिया था उसमें CD है, लंब यहाँ पे क्या है, ये CD है, और कर्ण देखो बच्चों यहाँ से अपन बात कर लेते हैं उसके लंब बटे इस कर्ण का, और कर्ण क्या है यहाँ पे, इसका परिमाण वो होगा अपने a का परिमाण, तो यहाँ लिख देते हैं CD बटे a वेक्टर का परिमाण। तो यहाँ से हमें CD का मान मिल जाएगा, जो इसकी लंब है वो a का परिमाण साइन थीटा प्राप्त होगा, और ये चीज़ यहाँ पे रख देते हैं CD की जगह। तो देखिएगा, इसलिए एरिया इज इक्वल टू 1/2 b वेक्टर का परिमाण इंटू a वेक्टर, यहाँ पे लिखेंगे अपन a वेक्टर का परिमाण साइन थीटा। और यहाँ पढ़ चुके हैं अभी कि a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर का परिमाण b वेक्टर का परिमाण साइन थीटा होता है, इसलिए इसकी जगह a वेक्टर का परिमाण b वेक्टर का परिमाण साइन थीटा की जगह लिखे a क्रॉस b का परिमाण, तो इसकी जगह हम लिख देंगे a क्रॉस b का परिमाण, इसलिए एरिया इक्वल टू 1/2 a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का परिमाण। तो इसकी सहायता से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे यही हमें दिया हुआ है, देखिएगा क्षेत्रफल की परिभाषा से हम जानते हैं 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ये उसका आधार हो गया और ये उसकी ऊंचाई हो गई। तो आधार तो यहाँ पे इसका परिमाण हो गया, b वेक्टर लिख दिया परिमाण, ये b वेक्टर, और इसकी ऊंचाई निकालने के लिए हमने साइन थीटा ये भी निकाला था, a वेक्टर साइन थीटा, इसलिए a वेक्टर साइन थीटा, और ये इसकी जगह हम 1/2 a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का परिमाण निकाल लेते हैं। और ऐसे ही बच्चों हम समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी निकाल लेते हैं। तो आइए देखते हैं क्या होता है समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब देखिए, यदि a और b समानांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं को निरूपित करता है, तो देखिए ये हमारे पास में एक समानांतर चतुर्भुज है जिसका ये भुजा उसका a वेक्टर है, ऐसे ये b वेक्टर है। तो बच्चों समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी हम जानते हैं, तो यहाँ से हम समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार इंटू ऊंचाई,
ये हम जानते हैं इसका क्षेत्रफल। और आधार क्या है, यहाँ से बात करते हैं। आधार, ये उसका आधार है, तो आधार इसका कितना निकालेगा, परिमाण निकालेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, उसका आधार प्राप्त होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे उसका आधार बी वेक्टर का परिमाण। अब बच्चों ऊंचाई की बात करते हैं, तो ऊंचाई की अपन जहाँ पे भी बात की है वैसे ही कर लेते हैं। देखिए इसकी ऊंचाई निकालना है, ये वाली ऊंचाई, और इसकी ऊंचाई के लिए हम साइन थीटा ले लेते हैं अपन। साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण होता है, और यहाँ पे लंब है अपने पास में डी और कर्ण है यहाँ पे बच्चों ये वाला, उसका परिमाण ले लेते हैं तो ये हो जाएगा a कैप। इसलिए साइन डी का मान a का परिमाण साइन थीटा प्राप्त होगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे d का परिमाण a साइन थीटा के बराबर। ये लिखा हमने a वेक्टर साइन थीटा। और बच्चों ये हम पढ़ चुके हैं, हम जानते हैं कि a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का परिमाण इज इक्वल टू a वेक्टर b वेक्टर साइन थीटा के बराबर होता है। तो इसकी जगह हम ये लिख देते हैं, इसलिए एरिया, समानांतर चतुर्भुज का एरिया इक्वल टू a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का परिमाण है, और यही हम पढ़ चुके हैं। तो बच्चों a वेक्टर और b वेक्टर का परिमाण है, यही हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। देखिएगा तो देखो बच्चों ए बी वेक्टर जो उसका आधार है वो ये बी वेक्टर है के परिमाण के बराबर ये दिया हुआ है, और डी हमने निकाल लिया ए वेक्टर का परिमाण साइन थीटा। अतः समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल रखा आधार इंटू ऊंचाई, और इसकी जगह हमने ए क्रॉस बी का परिमाण लिख सकते हैं, और यही हमारा क्या है, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। तो बच्चों इस प्रकार से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल जो कि 1/2 ए क्रॉस बी का परिमाण, और इसी प्रकार हम समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो कि हमें प्राप्त किया है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का परिमाण, तो इसी सहायता से हम ए वेक्टर और बी वेक्टर से निकाल सकते हैं। तो बच्चों आज हमने इस सेशन में दो सदिशों का सदिश गुणन के बारे में अध्ययन किया है। बच्चों नेक्स्ट सेशन में हम दो सदिशों का सदिश गुणन के गुणधर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।